कि मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर फर्स्ट की कक्षा में हैं और जैसा कि जानकारी में है कि जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, करेंट और स्टैट, इस क्रम में हिस्ट्री में आज स्वदेशी आंदोलन को प्रमुखता में विश्लेषण दिया जाएगा प्रत्येक एंगल से कि स्वदेशी आंदोलन किस पृष्ठभूमि में शुरू हुई, इसके क्या कार्यक्रम थे, इसकी कार्य पद्धति क्या थी, इसके प्रसार कहाँ तक हुए, किस रूप में हुए और स्वदेशी आंदोलन ने कांग्रेस को कैसे प्रभावित किया और फिर इसके मूल्यांकन के कॉन्टेक्स्ट में स्वदेशी आंदोलन के योगदान और स्वदेशी आंदोलन की जो सीमाएं हैं उस आलोक में संपूर्णता से वर्णन की जाएगी। जानकारी में मैं दे दूं कि पहले थोड़ी सी संक्षिप्त परिचर्चा मैं कर दूं। पहले परिचर्चा का आधार क्या, कौन सा एंगल होगा, उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपके समक्ष चिन्हित करना चाहूंगा। स्वदेशी आंदोलन पृष्ठभूमि, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा होगी। किस पृष्ठभूमि में इसका जन्म हुआ। आप लोग की जानकारी में है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जानकारी तथ्य के स्तर पर कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के पृष्ठभूमि में ही 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका में इस विचार को स्पष्ट किया था, जिसके विषय में पूर्व के दिनों में पीटी की कक्षा में इन तथ्यों से आप रूबरू हैं। तो पृष्ठभूमि को उसी रूप में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। फिर रुक जाइएगा, अभी चीजों को समझ लीजिए। दूसरा जो एंगल है उसमें है कार्यक्रम। दूसरा क्या क्वेश्चंस रहेंगे एंगल का, तो कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या जानना चाहिए। कार्यक्रम में जानना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सबसे पहले तो वही था। सरकारी जितने भी उपाधि थी, नौकरी थी, उन सब के बहिष्कार पे बल दिया गया। स्वदेशी महिलाएं जो थी दुकानों पे धरना दी गई, ये इसके कार्यक्रम में थे। आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया, उसके लिए आत्मनिर्भरता के लिए क्या जो ही था, स्वदेशी शिक्षा, राष्ट्रीय उद्योग की स्थापना, ये इसके योगदान में भी आएगा। इसी क्रम में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम पे भी बल दिए गए, जैसे समाज सुधार के दिशा में बाल विवाह और दहेज के विरुद्ध आंदोलन भी चलाए गए। तो ये सब इसके कार्यक्रम में आ जाएंगे। और तीसरा आता है कार्य पद्धति। तीसरा आता है कार्य पद्धति। अब इस कार्य पद्धति में क्या था। कार्य पद्धति में यदि आप लोगों ने बिपिन चंद्र का अध्ययन किया होगा तो देखा होगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने विभिन्न समितियों का गठन किया और विभिन्न समितियों का गठन कर हड़ताल का आयोजन किया, तो उसके कार्य पद्धति में थे। और उसी क्रम में आप लोग को यह भी जानकारी में है या होना चाहिए कि निष्क्रिय प्रतिरोध, जो अरविंद घोष का कॉन्सेप्ट था, निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्य पद्धति में क्या थी, धार्मिक प्रतीक चिन्ह और जो नारा है उसका उपयोग कर लोगों को एकजुट किया गया। तो ये इसके कार्य पद्धति में आ जाएंगे। फिर कार्य पद्धति के बाद चौथा क्या है भाई, तो चौथा है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार के क्रम में हमें क्या लिखना है, कहां तक इसका प्रसार हुआ।
इसके प्रसार के क्रम में हम लोग बंगाल तक हुआ, बंगाल से आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। तिलक, आप लोगों ने पीटी में पढ़ा भी होगा कि तिलक ने इसे महाराष्ट्र में और पंजाब में लाला लाजपत राय और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का विस्तार किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में। तो ये सब तथ्य पीटी के ही है और इसी को लिखना भी है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय था। तो छोटे क्वेश्चन में भी आपसे दे सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था, विवेचना करें या परिचर्चा करें, 100 शब्द में लिखना है तो उसको इसी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। अभी कई लड़के ने मुझे कॉपी भेजा 68वीं का, और आप में से कोई दिया होगा तो आप लोग भी भेज देंगे। तो देखा कि ना 100 शब्द वाले क्वेश्चंस में ना तो इंट्रो लिखा ना कंक्लूजन लिखा, ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन किया। और जब तक उस तरह के आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको बेहतर नंबर नहीं मिलेगा। तो इस आलोक में मैं कह सकता हूं कि भले ही 100 शब्द लिखना, लेकिन 2 लाइन, 1 लाइन इंट्रोडक्शन लिख दो, थोड़ा सा उसमें जो मेन कंटेंट है वो तो लिखना ही है, और साथ में फिर कंक्लूजन लिख दो, फिर उसको डायग्राम थोड़ा बना करके दिखा दो फटाफट। तो आप कहिएगा कि सर बहुत कम समय रहता है, 3 घंटे में 8 क्वेश्चंस को सभी रूपों में हम यदि लिख लें तो समय नहीं बचता है। सवाल है कि टॉप तो वही करता है कि जो सभी रूपों में कर लेता है, ठीक है कि नहीं। मृणाल जी वगैरह तो अब एक्सपीरियंस होल्डर है और समझते ही हैं कि थोड़ी मेहनत करनी होगी, एबिलिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है कि नहीं। मीडियम कोई बहुत मायने नहीं रखता है, जिस मीडियम को भी आप चुनिए उसमें थोड़ा सा आपका भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। और भाषा पे यदि आप हिंदी ही में लिख रहे हैं तो भाषा पे पकड़ हो, अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी, ये नहीं कि भाषा की दुविधा में कुल जो कंटेंट है वो छूट जाए। तो हमेशा इन सब बातों पे थोड़ा सा बल दीजिए, ठीक है कि नहीं। अब तो बहुत अच्छा है, अभी तो 70वीं जो आएगा वो मुझे लगता है कि 69वीं में तो 68वीं, अभी 69वीं हो रहा है, 69वीं में तो बहुत अच्छे सीट्स नहीं है, ठीक है कि नहीं। 68वीं की भी स्थिति वही है, लेकिन 70वीं में जो सीट्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे और अच्छे पदों का आएगा। तो पूरे दिन रात करके यदि आप काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कठिनाई आएगी। लेखनी पे ज़्यादा बल दीजिए, पीटी को सेव करके चलिए, ये नहीं कि 1-2 बार पीटी कर गए तो आप उसमें निश्चिंत हो गए कि भाई अब तो हो ही जाएगी। कभी कभी देखते ही है कि छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, यदि लगातार अभ्यास आप ना करें। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। खैर चलिए, उसी तरह से मैंने कहा कि अब 5वां चीज क्या पढ़ना है यहाँ, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार, ठीक है कि नहीं। तो सामाजिक आधार में जो मूल बिंदु देखना है कि सोशल बेस। सोशल बेस क्या होता है कि किस वर्ग ने हिस्सा लिया। तो विद्यार्थी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिला ने हिस्सा लिया, महिला ने राजनीतिक गतिविधियों में पहली बार थोड़ा सा मुखरता के साथ आगे आई। और ऐसे तो सबने अवज्ञा आंदोलन महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जमींदारों ने हिस्सा लिया, लेकिन किसान अलग रहे। क्योंकि किसान अलग इसीलिए रहे कि किसानों के जो शोषक एजेंट थे वो जमींदारी थे। तो जमींदार के जो प्रस्ताव थे या जमींदार की जो आग्रह थे वो किसानों को आकर्षित नहीं कर पाया। साथ ही जो बहुसंख्यक मुसलमान थे उनकी भागीदारी भी बहुत अधिक नहीं दिखाई दी। कुछ उच्च वर्ग के जो मुसलमान थे वह तो आंदोलन से दूर रहे, या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जैसा कि आप जानते हैं बारिसाल के क्षेत्रों में मास्टर साहब अश्विनी दत्त के प्रभाव में कुछ मुसलमान जुड़े, लेकिन अधिकांश मुसलमान, बहुसंख्यक मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे थे, जानकारी रहनी चाहिए। फिर उसी तरह से स्वदेशी आंदोलन ने, सब लिखवाएंगे, अभी केवल सुनिए और फिर रिकॉर्डिंग जाएगा तो फिर एक बार सुन लीजिएगा। स्वदेशी और कांग्रेस, स्वदेशी और कांग्रेस, ध्यान रखिएगा इसको एडमिट नाम पर जो है कहेंगे, समय पे जुड़ जाइएगा तो अच्छा रहता है। 5 मिनट पहले जुड़ जाने में इन लोग को लगता है प्रतिष्ठा के विपरीत जाता है।
बार बार कहा जाता है समय पे आ जाइए, समय पे आ जाइए, फिर भी नहीं आते हैं, ठीक नहीं? 7 बार मैसेज देंगे तब रहेंगे समय पर, ठीक है? तो थोड़ा सा समय पे रहिए। स्वदेशी और कांग्रेस, स्वदेशी और कांग्रेस के बीच में क्या, किस रूप में स्वदेशी आंदोलन ने कांग्रेस को प्रभावित किया? निश्चित रूप से जो समकालीन राजनीति है उसने उसमें स्वदेशी आंदोलन ने विप्लव पैदा किए, हलचल पैदा की। विशेषकर उदारवादी और उग्रवादी के जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में अंतर पैदा हुई और उसी का परिणाम आप देखेंगे सूरत का विभाजन कांग्रेस का। तो कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी के बीच जो मतभेद हैं वो सामने आई। आंदोलन के मुद्दे में बहिष्कार को लेकर विशेषकर उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। तो उन सब चीजों का हम यहाँ पर विश्लेषण करना चाहेंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका कि स्वदेशी आंदोलन के क्रम में हम लोग को एक और देखना है कि स्वदेशी आंदोलन और उसकी सरकारी प्रतिक्रिया। स्वदेशी आंदोलन एवं उसकी सरकारी प्रतिक्रिया। अब सरकारी प्रतिक्रिया में आपको लगेगा कि सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई स्वदेशी आंदोलन के, दो बिंदु पे प्रतिक्रिया दिखाई, दमनात्मक और दूसरा कूटनीति। कूटनीति में क्या किया? कूटनीति में किया कि एक तो हिंदू मुसलमान किया, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में धार्मिक प्रतीक चिन्हों का जो प्रयोग हुआ उससे सांप्रदायिकता का विकास हुआ। साथ में इधर मुस्लिम लीग का भी गठन करवाया शिमला प्रतिनिधिमंडल के आलोक में, और उधर उदारवादी और उग्रवादी के बीच में भी क्या किया? डिफरेंसेस पैदा करवाया। तो ये जो उदारवादी उग्रवादी के बीच जो डिफरेंसेस पैदा कराया, यही है सरकार की प्रतिक्रिया। और इस सरकार की प्रतिक्रिया के दो आयाम हैं, एक है दमन और दूसरा है कूटनीति। कूटनीति के भी दो आयाम हैं जो अभी मैंने बताया। एक तो मुसलमानों को अलग रखा, सांप्रदायिकता को हवा देकर, और दूसरा उदारवादियों को, उदारवादी और उग्रवादी के बीच भी मनभेद को करवाया। और तब है आपका योगदान और सीमाएं, तो हम लोग मूल्यांकन के नाम से जान, तो हम लोग मूल्यांकन के नाम से जान, मूल्यांकन, ठीक है? इतने सारे एंगल से आप जब पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कठिनाई नहीं होगी। तो मूल्यांकन में दो एंगल कौन से हैं? तो मूल्यांकन में दो एंगल हैं, एक है आपके एक है योगदान और दूसरी है सीमाएं। योगदान के लेवल में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? योगदान के लेवल में है कि राष्ट्रवाद को पहली बार वैचारिक आधार मिला। ये योगदान के बिंदु पे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको ध्यान रखना है। दूसरा, योगदान के बिंदु पर दूसरा है कि स्वदेशी के कारण राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ, राष्ट्रीय उद्योग जैसे सूती वस्त्र, माचिस उद्योग, साबुन उद्योग जैसे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई, जो काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा में जो BN बंगाल नेशनल कॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये काफी महत्वपूर्ण है। कई वैज्ञानिकों का उद्भव हुआ, जैसे टेस्कोग्राफ के जनक जगदीश चंद्र बसु, विधान चंद्र राय और ये प्रफुल्ल चंद्र बोस इत्यादि इसी समय की उपज रहे। जहाँ तक अन्य उपलब्धियों के प्रश्न है तो बंगला साहित्य भी काफी महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं, के बाद ठाकुरदास की दक्षिणा रंजन मजुमदार ठाकुरदा, एक किताब थी ठाकुरदा मारसूली, दादी माँ की कथाएं उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, जिसमें देशभक्ति के विषय में बच्चों को देशभक्ति प्रेरणा दी गई और आज भी दिए जाते हैं। यह वह समय था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो मुगल पेंटिंग थी और जो अजंता की गुफा चित्रकला थी, उस से प्रेरित होकर
एक नव बंगाल स्वदेशी चित्रकला का विकास करने का प्रयास किया। इस क्रम में नंदलाल बोस का भी स्थान को हम भुला नहीं सकते हैं, जिसने कालांतर में दांडी यात्रा की चित्र बनाई थी। तो ये सब इसकी योगदान के क्रम में है। और सीमाओं के क्रम में जैसा कि मैंने अभी बताया, तो योगदान के क्रम में तत्वों पे आप बल देंगे, और उसी तरह से सीमाओं के क्रम में आपको जो मुख्यतः बल देना है उसमें धार्मिक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, धार्मिक प्रतीक चिन्ह के प्रयोग पे बल दिए। साथ ही सीमाओं में हुआ कि स्वदेशी के प्रश्न पर, बहिष्कार के प्रश्न पर कांग्रेस के दोनों धारा अलग हो गए, तो ये सीमाओं का विभाजन हो गया, तुरंत कांग्रेस के अधिवेशन में विभाजन हो गया, और जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने में समस्या आई, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो हमारे आंदोलन थे उसमें दरार पैदा हो गई। तो ये इसके लिमिटेशंस में है। इसके अलावा ये ऐसा आंदोलन था जो जमींदारों के प्रभाव में था, तो स्वाभाविक है कि किसानों की जो मौलिक समस्या है उसको नहीं उठाए। इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, और लास्ट में जब भी कोई क्वेश्चंस होते हैं उसके लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में कंक्लूजन, किसी भी एंगल से आप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और निष्कर्ष में बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन तो हुआ, 1908 तक आते आते यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने जो राष्ट्रीय उद्योग के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाई, या बच्चों में या नौजवानों में जो राष्ट्रीयता की फीलिंग्स को ग्रो करवाया, तो ये सब काफी महत्वपूर्ण है। विशेषकर जब दमन की कार्रवाई हुई कार्लाइल सर्कुलर के आलोक में, तो नौजवान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हुए और महिलाओं ने शिरकत किया। तो ये सब इस आंदोलन के मूल्यांकन के क्रम में आप लिख सकते हैं। तो यही आपका पहला जो लेक्चर का पार्ट्स है कि इंट्रोडक्शन के क्रम में हम लोग को किस एंगल से स्वदेशी आंदोलन को पढ़ना है। और मैं बता दूं कि अभी तक बीपीएससी संभवतः एक ही बार स्वदेशी की अवधारणा और उससे जुड़े हुए प्रश्न को पूछा गया है, और हालांकि मैंने सभी एंगल से आपको पढ़ाने की अभी कोशिश की है। अब आपको इन बिंदुओं को पढ़ा दिया, बुझा दिया हूं, अब एक एक करके समझाऊंगा और फिर लिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले। चलिए, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के पृष्ठभूमि में, बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन था, ऐसा विचारात्मक आंदोलन था, एक ऐसा विचारात्मक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहला पहला सशक्त प्रतिरोध किया, जो जो भावी संघर्ष की, जो भावी संघर्ष के बीज को बोकर, जो भावी संघर्ष के बीज को बोकर समाप्त हुआ। यही तो 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन में लिखना है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। उल्लेखनीय है कि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में
आनंद मोहन बोस, रविन्द्रनाथ बनर्जी इत्यादि के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसके प्रथम विचारक कृष्ण कुमार मित्र ने कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में प्रकाशित किया। ये हो गया परिचय, पृष्ठभूमि या परिचय। ठीक है, तो चंदन जी फिर आपको भेज देंगे, बहुत अच्छा से लिखते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं बहुत आराम से लिख पाया हूँ, तो गतिशीलता आपके लेखनी में होनी ही चाहिए। बातों को ध्यान में रखें। फिर आता है दूसरा पार्ट है कार्यक्रम। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम रहे। पहला पॉइंट करके लिखेंगे। पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सरकारी उपाधियां एवं नौकरियों का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों और नौकरियों का बहिष्कार करना। एक पॉइंट नंबर 2, महिलाओं द्वारा दुकानों पे धरना देना। महिलाओं द्वारा दुकानों पे धरना देना। 3, आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी शिक्षा और राष्ट्रीय उद्योग की स्थापना पर बल देना। चौथा, रचनात्मक कार्यक्रम पे बल देते हुए सामाजिक सुधार कार्यक्रम बाल विवाह, दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज बुलंद करना। इस तरह से पहला एंगल आपकी परिचय समाप्त हुई, दूसरा एंगल कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब हम लोग कार्य पद्धति में चलते हैं। ठीक है, कार्यक्रम के बाद कार्य पद्धति। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और मैंने कहा है जब सीधे क्वेश्चन आ जाए तो प्रेजेंटेशन को ठीक कर लीजिए। तब में थोड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है, लेखनी पे बल दीजिए। हर 3-4 स्टेंजा 5 स्टेंजा के बाद आप लाइन बदलिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह को बीच में या लास्ट में देख करने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा राइटिंग बनाइए कि लिक्रेटिव, आकर्षक लगे और जो टीचर है वो पढ़ने को बाध्य हो जाए। पिछले बार भी मैंने देखा कि फर्स्ट पेपर में किसी को 200 190 95 आया, किसी को 60 भी आया, क्योंकि उसका स्टैट भी सही है। और सेम है क्वेश्चन का आंसर हिस्ट्री में, शुरू में लगता है कॉपी देखा तो बहुत अच्छा नंबर दे दिया, और सेम स्तर का, उससे भी बेहतर स्तर का नंबर नहीं दिया। लगता है कि देखते देखते बोर हो गया। तो उसमें भी बढ़िया से प्रस्तुतिकरण किया तो अच्छा नंबर ले आए। इसलिए कई लड़के जब बातचीत करते हैं तो मैं कहता भी हूँ, कुछ तो यार भाग्य भी होता है। कर्म अपना करो और थोड़ा प्रेजेंटेशन वगैरह को ठीक करो, कॉपी को पढ़ने के लिए बाध्य करो। स्वाभाविक है कि 10,000 कॉपी रहता है, तो टीचर मिलके देखते हैं, कभी किसी लिबरल टीचर के हाथों में चला गया तो बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार लिबरल टीचर के हाथ में नहीं गया, हर जगह उदारवादी और उग्रवादी हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। इसलिए अपनी राइटिंग एबिलिटी के पर अत्यधिक बल देंगे तो बहुत आराम से कमीशन होता है। हालांकि मैं तो कहता भी हूँ कि 2-3 घंटा पेपर पढ़ने की आदत है, यूपीएससी भी है, बहुत आसान है। केवल हर चीज़ों को एनालिसिस किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइंस वाले 200-300-400 लड़के हैं, क्या भी है कि COP28 की अवधारणा और उसके निहितार्थ क्या है, उपलब्धियाँ क्या है, और उपलब्धियों के कड़ी में फिर भारतीय दृष्टिकोण की चर्चा किया। आज भी तो पेपर में अर्बन अर्बन अर्बनाइजेशन से COP28 को जोड़ कर देखा है। अच्छा आर्टिकल्स थी, हालांकि संपूर्णता से पढ़ने के अवसर नहीं मिल पाए, लेकिन जो मैंने एक झलक में देखा और समझा तो मैं समझ गया कि चूंकि अर्बनाइजेशन में क्या है, ऊर्जा का उपभोग अधिक होता है, और हमारा भारत में भी 40% अर्बनाइजेशन है। विश्व स्तर पे देखेंगे तो अगले 20 सालों में 68% लोग अर्बनाइज्ड रहेंगे। तो स्वाभाविक है अभी भी आधी आधी विश्व अर्बनाइज्ड है, और जो अर्बनाइजेशन जहाँ है वहाँ पर ऊर्जा का उपभोग अधिक होता है। ऊर्जा के उपभोग में किसका, फॉसिल फ्यूल, लगभग 76% कार्बन डाइऑक्साइड अगले 20 साल में निकलेगा शहर से। तो शहर के ऊपर प्रबंधन करना है, क्योंकि शहर का मतलब ही होता है ऊर्जा उपभोग, बिजली, ठीक है कि नहीं। गांव में बिजली नहीं पहुंचेगी तो बहुत ज्यादा समस्या लोगों को नहीं होगी, लेकिन शहर में देखते हो आधा घंटे बिजली कट जाती है तो लोगों को समस्या होने लगती, क्योंकि इसका जीवन ऊर्जा पे आधारित हो गया है। तो इन चीज़ों को समझना है। उस आर्टिकल्स को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, फिर मैं भी आर्टिकल्स को एक बार देख लूंगा तो मैं आपको उसका एनालिसिस कर दूंगा। हालांकि बस विषय वस्तु वही COP28 में उस मुद्दे को उठाया गया था। तो समान रूप से मैं न्यूज वगैरह को देख रहा था या PIB देख रहा था, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ। उसी को हिंदू पेपर में थोड़ा सा एक बोल्ड रूपों में दिया, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको पढ़िए, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि कोई आपको बता दिया तो बता दिया, मैं आपको जैसे समझा दिया तो नहीं, अपने से उसको पढ़िए। तो अपने से पढ़िएगा तो विषय वस्तु की गहरी समझ रहे। मैं बराबर कहता हूँ कि थोड़ा सा स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति डेवलप की, तो आपकी जो दृष्टिकोण है वो बहुत अच्छे हो। चलिए खैर, लोग इसी क्रम में कार्य पद्धति में थे तो लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन के कार्य पद्धति। पहला, आंदोलनकारियों ने विभिन्न समितियों का गठन कर हड़तालों का आयोजन किया। विभिन्न समितियों का गठन कर हड़तालों का आयोजन किया। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इसने
जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया प्रसार किया। इस क्रम में उन्होंने कई तरीके अपनाए, जैसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, गीतों की रचना और गाना, गीतों की रचना करना और गाना, स्वदेशी गीतों की रचना करना और गाना, तो स्कूलों के स्थापना पे बल, ये हुआ पहला कार्य पद्धति में पहला बिंदु। दूसरा में लिखेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा धरना प्रदर्शन बहिष्कार के कार्यक्रमों को अपनाना, धरना प्रदर्शन बहिष्कार के कार्यक्रमों को अपनाना। और तीसरी कार्य पद्धति थी कि धार्मिक प्रतीकों एवं नारों का उपयोग कर लोगों को एकजुट करना, वस्तुतः पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेला, संगीत नाट्य मंचों, के माध्यम से आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाया। ये थी कार्य पद्धति। ये क्या थी? कार्य पद्धति को ध्यान में करके रखिएगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी, है कि नहीं। इसके अलावा प्रसार, अब आया प्रसार पे बल दीजिए, प्रसार। ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूं कि अभी एम कुमार जी चले गए हैं, कि रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं जाएगी, है कि नहीं। तो आपकी क्लास छोटी तो छोटी, बात को ध्यान में करके रखिए। ये जो आप लोग की आदत पड़ गई है वो सबसे आप मुक्त हो जाइए। पूर्व में जितने भी आपको मेंस का मैंने भेजा भी था उन सबको मैंने ब्लॉक कर दिया है। बात को ध्यान में रखें, जब क्लास का टाइम मैं दूं तो क्लास के टाइम पे ज्वाइन करें, स्वयं आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, है कि नहीं। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, प्रसार में लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में, प्रसार में अब लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल से आरंभ हुआ, किंतु यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ। इस कड़ी में तिलक ने बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने पंजाब में
सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम सी पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किया इस आंदोलन का नेतृत्व किया इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस तरह आंदोलन का स्वरूप इस तरह आंदोलन के स्वरूप अखिल भारतीय इस तरह आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय दिखाई पड़ते हैं। इस तरह आंदोलन के स्वरूप अखिल भारतीय दिखाई पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है प्रसार। ठीक है, प्रसार की कड़ी में आया सामाजिक आधार। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि सामाजिक आधार के दृष्टि से विद्यार्थी, महिला, जमींदार और जो सामाजिक वर्ग नहीं थे, बहुसंख्यक मुसलमान, हालांकि कुछ जगह बारिसाल में अश्विनी कुमार दत्त के प्रभाव में कुछ मुसलमान जुड़े, तो इन्हीं बिंदुओं को लिखना है तो लिखेंगे सामाजिक आधार। सामाजिक आधार की दृष्टि से विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ली धरना प्रदर्शन बहिष्कार इत्यादि किया। सरकार ने छात्रवृत्ति और दमन, छात्रवृत्ति को रोकना और दमन का सहारा लिया। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया। आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया। बावजूद इसके छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ और सक्रियता से वो मुख्य कर्ता धर्ता बने रहे। छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ और प्रमुखता से, सक्रियता से मुख्य कर्ता धर्ता बने रहे। पॉइंट नंबर 2, आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी राजनीतिक गतिविधियां में पहली बार अपनी भागीदारी निभाई और धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया और राजनीतिक कार्यक्रमों में धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 3, आंदोलन में जमींदार वर्ग ने तो भागीदारी की, लेकिन किसानों ने भागीदारी नहीं निभाई। क्योंकि शोषक जमींदार की अपील से आकर्षित नहीं कर सके। शोषक जमींदार की अपील किसानों को आकर्षित नहीं कर सकी। याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलन में कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने ही और बारिसाल में मास्टर दा के प्रभाव में
मास्टरदा के प्रभाव में मास्टरदा के प्रभाव में मास्टरदा के प्रभाव में मास्टरदा के प्रभाव में मुसलमानों ने भागीदारी निभाई, लेकिन 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 अधिकांश बहुसंख्यक मुसलमान अधिकांश बहुसंख्यक मुसलमान ने भागीदारी नहीं निभाई। भागीदारी नहीं निभाई। ठीक है, इसको ध्यान में करके रखेंगे। अब आइए, ये हो गया सामाजिक आधार। अब आइए स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस लिखेंगे। स्वदेशी, अभी बताया भी था मैंने कि स्वदेशी आंदोलन ने कांग्रेस की राजनीति में हलचल पैदा की, तो पुनः लिखेंगे। स्वदेशी आंदोलन ने कांग्रेस की राजनीति में हलचल पैदा किया। उसने या इसके कार्यक्रम ने उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद को बढ़ा दिया। इसका परिणाम तुरंत विभाजन था। इसका परिणाम तुरंत विभाजन था। देखिए कि विभाजन विरोधी आंदोलन था ये, और विभाजन विरोधी आंदोलन ने विभाजन को जन्म दिया। ठीक है कि नहीं? ये भी आपको एक दे सकता है कि स्वदेशी आंदोलन विभाजन विरोधी आंदोलन था, उसने विभाजन को जन्म दिया। बड़ी चर्चा करें 100 शब्द में। ठीक है कि नहीं? कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए, तो छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। स्वदेशी आंदोलन विभाजन विरोधी आंदोलन था, जिसने एक अन्य प्रकार के विभाजन को जन्म दिया। एक अन्य प्रकार के विभाजन को जन्म दिया। परिचर्चा करें, टिप्पणी करें। उसमें टिप्पणी में इसी एंगल को लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? थोड़ा इंट्रोडक्शन, और जिस कारण से विभाजन हुआ वो था स्वदेशी के कार्यक्रम, स्वदेशी के प्रश्न। ठीक है, उसके प्रश्न के कारण उसके प्रसार को लेकर उदारवादी उग्रवादी अलग हो गए, और सूरत विभाजन में वह जो संबंध थे वो सामने आ गए। इस चीज को आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर, स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे जैसे बहिष्कार को उदारवादी सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। उदारवादी सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। तो यह भी मतभेद का एक कारण था। और अंतिम मतभेद तो अध्यक्ष के मुद्दे पे हो गया। अध्यक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो उसको लिखना नहीं है यहाँ, लेकिन ध्यान करके रखिए। ठीक है, और इतनी बातें तो आप लोग इस स्तर पे हैं अब जो जानते ही होंगे। पॉइंट नंबर 3, पैराग्राफ चेंज। इस तरह बंगाल विभाजन को रोकने के प्रयास में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस
राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस स्वयं विभाजित हो गई, स्वयं विभाजित हो गई। इसीलिए मैंने आपसे कहा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन ने समकालीन राजनीति या कांग्रेस की राजनीति को कैसे प्रभावित किया। तो इस एंगल से आप सोचने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। और जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया वो पुनः लिखने का भी प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। क्या जो लिखने वाले विद्यार्थी हैं लोग जरूर लिखिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, तो एक झलक रहता है कि ये लड़का लिखता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो मैंने क्वेश्चन आपको दिया तो आप लिख रहे हैं, है कि नहीं। और सब तो अधिकांश लड़के तो क्लास पर बल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वगैरह लिखने में परहेज रखते हैं, ठीक है कि नहीं। कमीशन पार्ट टाइम जॉब नहीं है सर जी। तो आप मास्टर हो गए हैं, अब क्या आपको दिक्कत है, अब तो लिख करके भेजा कीजिए भाई, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट शंकर शर्मा है, देखो ठीक है। अटेंडेंस वाला अनुपम है, ठीक है, मैं उसका तो खींच के रख लूँ, आज कौन को। हाँ, तो मैं जानकारी दे रहा था कि समकालीन राजनीति को कैसे प्रभावित किया, तो इसको आपने देखा, इसी में लिखेंगे। वस्तुतः ब्रिटिशों को उग्रवादी के दमन करने में आसानी हुई। वस्तुतः ब्रिटिशों को आंदोलन का दमन करने में आसानी हुई और इससे आंदोलन की ऊर्जा बिखर गई, बिखर गई। दरअसल दरअसल उदारवादी यह समझ नहीं पाए, दरअसल उदारवादी यह समझ नहीं पाए, दरअसल उदारवादी यह समझ नहीं पाए कि सरकार जो विधायिका में सुधार करना चाहती है, सरकार जो विधायिका में सुधार का आश्वासन देती है, सरकार जो विधायिका में सुधार का आश्वासन देती है, दे रही है, उसका उद्देश्य उग्रवादी और उदारवादी को अलग करना है, उग्रवादी और उदारवादी को अलग करना है, न कि उदारवादियों की मांग को पूरा करना। यही था कूटनीति भी, ठीक है, न कि उदारवादियों की मांग को पूरी करना, ठीक है। इस तरह दोनों गुट यह समझ नहीं पाए, दोनों गुट यह समझ नहीं पाए कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन आवश्यक है, आवश्यक है, ठीक है। अब आइए, स्वदेशी कांग्रेस को कैसे प्रभावित किया, तो इसको भी आप समझ लिए। अब आइए कि इस आंदोलन के संदर्भ में सरकार की प्रतिक्रियाएं क्या थी। तो दो लेवल पे प्रतिक्रिया थी, एक दमन और दूसरा कूटनीति। कूटनीति के भी दो लेवल थे, तो उसको आप लिखेंगे। स्वदेशी आंदोलन, पहले वो टॉपिक लिख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन एवं उसकी सरकारी प्रतिक्रिया, स्वदेशी आंदोलन एवं उसकी सरकारी प्रतिक्रिया। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सरकार की प्रतिक्रिया दो स्तर पर थी, सरकार की प्रतिक्रिया दो स्तर पे थी। एक दमनात्मक उपाय किए, एक दमनात्मक उपाय किए गए। इस आंदोलन के कर्ता धर्ता
छात्रों के दमन करने के लिए कार्लाइल सर्कुलर लाया गया। कार्लाइल सर्कुलर लाया गया। कार्लाइल सर्कुलर लाया गया, इसके तहत सभी प्रकार की आर्थिक सहायता को बंद कर दिया। सभी प्रकार के आर्थिक सहायता को बंद कर दिया गया। वंदे मातरम गायन जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया और कठोर कानून के तहत सभी उग्रवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया। और कठोर कानून के तहत सभी उग्रवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी उग्रवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया। सभी उग्रवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, पैराग्राफ 2 चेंज कीजिए। कूटनीतिक प्रयास के क्रम में हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा की गई। सांप्रदायिकता को हवा दिया गया जिससे कि आंदोलन कमजोर हो सके। सांप्रदायिकता को हवा दिया गया क्योंकि आंदोलन में धार्मिक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा था। रक्षाबंधन दिवस, गंगा स्नान, सब कारणों से मुसलमानों को सांस्कृतिक अस्तित्व को उन्हें लगा कि मेरे खतरे में है। ये सब एक महत्वपूर्ण आयाम थे। यही मैंने लिखाया भी कि सांप्रदायिकता को हवा दी गई एवं सुधारों का वायदा कर उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के प्रयास किए। उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के प्रयास किए गए जिससे उग्रवादी अपनी दूरी बढ़ा सके। उग्रवादी से अपनी दूरी बढ़ा सके और फिर उग्रवादियों का दमन आसानी से हो सके। और फिर देखो कितना बड़ा डिप्लोमेट था। और फिर उग्रवादियों का दमन आसानी से हो सके। नेक्स्ट, ये भी आपके खत्म हो गए। सरकारी प्रतिक्रियाएं भी खत्म हो गई। सरकारी प्रतिक्रिया के बाद आता है योगदान और सीमाएं। और यही योगदान और सीमाएं क्या है? मूल्यांकन। तो लिखेंगे मूल्यांकन ऑब्लिक योगदान। मूल्यांकन ऑब्लिक योगदान। सबसे पहले लिखे स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार को व्यापक किया। राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार को व्यापक किया और जिसका प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में देखा जा सकता। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में पैराग्राफ चेंज करके राजनीतिक क्षेत्र में कई नई पद्धतियों का विकास हुआ। जैसे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, नई सदी में नई पद्धति, तो इसी से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक संदर्भ में नई पद्धतियों का विकास हुआ। जैसे
निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत असहयोग करना, हड़ताल, बहिष्कार, हड़ताल, बहिष्कार एवं रचनात्मक कार्यों पर बल, एवं रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना शामिल है। इन्हीं पद्धतियों के आधार पर गांधीवादी आंदोलन भी आगे बढ़ा। इन्हीं पद्धतियों के आधार पर, इसको लाइन को लिख लीजिएगा और किसी तरह के प्रश्न में इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं पद्धतियों के आधार पर गांधीवादी आंदोलन भी विकसित हुई, भी विकसित हुए। इसके पढ़ने से थोड़ा सा अप्रोच बदलता है और व्यू का व्यापक होता है। कहता भी हूँ और कोशिश कीजिए एक बार एनसीईआरटी और विपिन चंद्रा जो छात्र हैं जिनके पास समय है तो वो जरूर पढ़ लेंगे। हालांकि जितना मैं पढ़ा दिया हूँ तो भी पचा लेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, में भी आपको अच्छे उच्चतम अंक प्राप्त हो सकते, लेकिन बेहतर का कोई अंत तो होता नहीं है, जितना चाहिए बेहतर कर सकते। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। योगदान नंबर 2, स्वदेशी पर बल देने से राष्ट्रीय उद्योग की स्थापना हुई, विशेषकर साबुन, माचिस वस्तु उद्योग, साबुन, माचिस, सूती वस्तु उद्योग। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। इस कड़ी में बंगाल नेशनल कॉलेज बना, इस कड़ी में बंगाल नेशनल कॉलेज बना। आप सबको याद भी होगा कि बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। कड़ी में बंगाल नेशनल कॉलेज बना, आचार्य अरविंद। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सब योगदान में आएगा। महत्व, योगदान, मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और इसके तहत वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया गया, और इसके तहत वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया गया। साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, ने उल्लेखनीय कार्य किए, फिर पैराग्राफ चेंज। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां, ऐसे लिखो, स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां विशेषकर बंगाली साहित्य के क्षेत्र में भी अमूल्य रही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की, जबकि दक्षिणा रंजन मजुमदार ने दादी माँ की कथा ऑब्लिक ठाकुर मार सूली के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति भावना को व्यक्त करने वाली कहानी लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इस कड़ी को नंदलाल बोस ने
और इस कड़ी को नंदलाल बोस ने भारत माता चित्र बनाकर आगे किया। भारत माता का चित्र बनाकर आगे किया। भारत माता का चित्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत माता का चित्र बनाकर आगे किया। नंदलाल बोस ने भारत माता का चित्र बनाकर आगे किया। अब इसके योगदान के बाद इसकी सीमाओं को देखना है। देखेंगे सीमा बंगाल का विभाजन, सीमा एक कड़ी में धार्मिक प्रतीक चिन्ह का उपयोग, जिससे मुसलमान अलग रहें, जिससे बहुसंख्यक मुसलमान अलग रहें, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि यह आंदोलन हिंदुओं का है। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी मिला, क्योंकि इससे उन्हें महसूस हुआ कि यह आंदोलन हिंदुओं का है, जिससे सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला। पॉइंट नंबर 2 लिमिटेशंस में, आंदोलन के लिमिटेशंस में पॉइंट नंबर 2 है कि उदारवादी और उग्रवादी के बीच वैचारिक संघर्ष बढ़ा, जिससे कांग्रेस कमजोर हुई, विभाजित होकर कमजोर हुई। इससे राष्ट्रीय आंदोलन भी कमजोर हुआ। इससे राष्ट्रीय आंदोलन भी कमजोर हुआ। पॉइंट नंबर 3, स्वदेशी ने किसानों की समस्या को नहीं उठाया, जबकि प्रमुख आर्थिक वर्ग किसान थे। स्वदेशी ने किसानों की समस्या को नहीं उठाया, जबकि प्रमुख वर्ग, आर्थिक वर्ग किसान ही थे। लास्ट में कंक्लूजन देखने का प्रयास करते हैं। क्या कंक्लूजन है आपका? निष्कर्षतः स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की एक वैचारिक आंदोलन के रूप में जानी गई और इसके परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं रहे, लेकिन केवल लक्ष्य प्राप्ति ही आंदोलन की सफलता का मापदंड नहीं होता है। केवल लक्ष्य प्राप्ति ही आंदोलन की सफलता का मापदंड नहीं होता है, बल्कि आंदोलन का प्रभाव, सामाजिक आधार, आंदोलन का प्रभाव के सामाजिक आधार के विस्तार में उसकी भूमिका भी सफलता मापने की कसौटी होती। और इस दृष्टि से निश्चित रूप से स्वदेशी आंदोलन ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। साथ ही जन आंदोलन को नवीन पद्धति को सामने लाया
सामने लाया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, स्वदेशी स्वावलंबन जैसी विचारधारा को, स्वदेशी स्वावलंबन जैसी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी कंक्लूजन भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और अब मुझे उम्मीद है कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए और बंगाल के विभाजन से जुड़े हुए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो कठिनाई नहीं होगी और आप अच्छे ढंग से उत्तर को दे सकते। भाग 2 में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक मॉडल क्वेश्चन मैंने भेजा है, आपके ग्रुप में भेज देते हैं, पहले उसको आप खुद सोचिएगा, कल हम उस पर परिचर्चा करेंगे क्योंकि सर्दी का समय है और की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो कल हम लोग दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। स्वदेशी के बाद हम लोग गांधी जी में सीधे प्रवेश करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में और बिंदु है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास, है कि नहीं? तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं, वो स्वयं कर सकते हैं, पीटी में भी उसकी विस्तार से परिचर्चा की जाती है और जितना होता है उतना आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन घंटे की आपको दे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गांधी नेहरू टैगोर राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन के जो भूमिका है उसमें बिहार की भूमिका को देखें। यही आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम है इतिहास में, और तब है कलात्मक आंदोलन। तो इन्हीं के साथ हमारी हिस्ट्री की जो है कक्षा आगे बढ़ेगी और आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और पुनः कल हम लोग इसी समय 7:45 के आसपास आप तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।